हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं स्ट्रक्चर्स पर, जिसमें हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को कैसे बनाया जा सकता है और स्ट्रक्चर के डाटा एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है और किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। ये कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर एक हेट्रोजीनियस डाटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डाटा टाइप, अलग अलग तरह की डाटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन, जिसको डिफाइन करने का सिंटैक्स जो था स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ हम इसे शुरू करते थे। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, क्लियर। उसके बाद स्ट्रक्चर का यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का कोई भी नाम जो आप नाम देना चाहते हो आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। फिर आता था करली ब्रैकेट। फिर आपको जितने भी डाटा एलिमेंट अपने इस स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड हैं उन सभी डाटा एलिमेंट्स की लिस्ट हम देते थे। सेमीकॉल, यहाँ करली ब्रैकेट बंद और उसके बाद सेमीकॉलन। इस डाटा टाइप को हम यहाँ सेमीकॉलन के साथ यहाँ क्लोज करते थे। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यहाँ यूज़ किया है। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम हमने लिखा स्टूडेंट, और जिसमें आपके पास डाटा एलिमेंट हमने दो लिए हैं, रोल नंबर इंटीजर डाटा टाइप का, नेम एक कैरेक्टर टाइप की डाटा एरे। क्लियर। अब एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते हैं कि ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। तो देखिए, अब से पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए थे उसमें क्या किया था हमने, वहाँ हमने एक डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। जैसे इंटीजर का डाटा टाइप डिक्लेयर किया हमने, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, जिसका नाम क्या रखा, रोल नंबर। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाता था जिसका नाम होता था रोल नंबर। किस टाइप का, इंटीजर डाटा टाइप का। इंटीजर डाटा टाइप कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट। अब जब भी आपको अपने प्रोग्राम में इस डाटा टाइप को एक्सेस करना होता था तो आप यहाँ पर वर्ड रोल नंबर का इस्तेमाल लिखते थे, तो ये मेमोरी लोकेशन एक्सेस हो जाती थी और जहाँ यहाँ जो भी वैल्यू होती थी आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल होती थी। ये था किसके लिए, सिंगल वेरिएबल, आपकी बिल्ट इन पहले से बनी हुई डाटा टाइप के वेरिएबल्स के बारे में। लेकिन हमने जैसे देखा था कि अगर हमारे पास कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें एक जो हम ऑब्जेक्ट जिसको बनाना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, वो जो है कई डाटा टाइप के एलिमेंट्स के द्वारा अच्छे से बताया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसके मार्क्स हो सकते हैं, या उसका लाइब्रेरी कार्ड नंबर वगैरह। यानी इसकी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिन्हें हम अलग अलग करके देखें तो उतना प्रभावी तरीके से प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, वो जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसके फीचर्स थे जो आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते थे, उन सबको मिलाकर एक सिंगल बंडल हमने बना दिया। और उस यूनिट को क्या नाम दिया, उस सिंगल यूनिट को हमने नाम दिया है स्टूडेंट। और वो क्या था, आपके पास स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये देखिए, अब आपने स्ट्रक्चर तो बना दिया, क्लियर। अब स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट है। जैसे हमने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट, वो क्या है, एक कंसेप्ट है कि एक स्टूडेंट होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसका नाम होगा। लेकिन फ़िलहाल ये फिज़िकली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो हमने रोल नंबर को वैल्यू दी है, ना ही हमने नेम को वैल्यू दी है, ना ही मेमोरी में इसको कोई स्पेस एलोकेट हुआ है जहाँ ये डाटा स्टोर किया जा सके। तो इस कंसेप्ट को आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो याद कीजिए, सिंगल जो आपके पास डाटा टाइप एलिमेंट था, इंटीजर रोल नंबर, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता था, वहाँ हम लिखते थे इंट रोल नंबर, स्पेस मिल जाता था, क्लियर। यानी डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम। अब हमारे पास डाटा टाइप क्या है, नई डाटा टाइप है जो पुरानी बिल्ट इन डाटा टाइप से मिलकर बनी है। उस डाटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अपनी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप और हमारे वेरिएबल का नाम। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, आपके पास मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाएगा। किसके लिए, कौन से वेरिएबल के लिए, जो नया वेरिएबल हमने बनाया है केशु, इसके लिए, क्लियर। ये वेरिएबल के लिए स्पेस एलोकेट होगा। कितना स्पेस एलोकेट होगा, इंटीजर 4 बाइट लेगा। नेम किस टाइप का है, कैरेक्टर की एरे है, एक कैरेक्टर सिंगल बाइट लेता है, 1 बाइट। तो 10 कैरेक्टर कितना स्पेस लेंगे, 10 बाइट।
तो ये जो स्टूडेंट है इस डाटा टाइप के एलिमेंट्स का कितना स्पेस होगा, 4 + 10 14। यानी जब भी एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उस वेरिएबल को मेमोरी में साइज एलोकेट किया जाता है और वो साइज आपके उस वेरिएबल, उस डाटा टाइप के स्ट्रक्चर के जितने भी डाटा एलिमेंट हैं उन सब के साइज के जोड़ के सम के बराबर होगा। तो यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया केशु, इसे कितना स्पेस मिला, 14 बाइट, जिसमें 2 सेक्शन होंगे उस स्पेस में, एक रोल नंबर के लिए 4 बाइट और दूसरा नेम के लिए 10 बाइट। जैसे अलमारी होती है, अलमीरा में क्या होती है, शेल्फ बनी होती है कि छोटे छोटे ड्रॉर भी बने होते हैं कि किस ड्रॉर में कौन सा सामान रखना है, क्या कहाँ से यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर में भी इस केशु वेरिएबल में भी 2 सेक्शन बन गए हैं। उसी तरीके से ये एस जो है स्टूडेंट का, आप इसे स्मॉल कंसिडर कर लीजिएगा प्लीज़। तो जब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे लक्षित, तो क्या होगा, उसे अलग से मेमोरी में स्पेस जो है वो अलोकेट हो जाएगा। कितना, उसे भी 14 बाइट जो है स्पेस अलोकेशन होगा, 4 बाइट रोल नंबर के लिए और 10 बाइट नेम के लिए। तो जितने भी चाहें आप उतने यहाँ पर आप अपने स्ट्रक्चर के इस नई डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। इस पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर कि किस तरीके से हम वेरिएबल स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करेंगे, आपके स्ट्रक्चर का नाम और वैलिड वेरिएबल का नाम सेमीकोलन। अब हमने एक जो आपके पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल तो बना लिया और उसको साइज भी एलोकेट हो गया, लेकिन हम किस में, अब जब हम प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अब हम अगर अपने प्रोग्राम में सीधा केशु, जैसे आप इंट रोल नंबर में क्या, रोल नंबर को प्रिंट करने के लिए क्या लिखते थे, सी आउट, और उसके बाद हम बनाते थे आपके पास और उसके बाद क्या लिखते थे, रोल नंबर। क्लियर। अब ये रोल नंबर की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाती थी। तो लेकिन क्या अब हम स्टूडेंट डाटा टाइप का एलिमेंट अगर केशु यहाँ लिख देंगे तो क्या वो प्रिंट हो पाएगा, नहीं, बिकॉज ये आपने आपके अंदर काफ़ी चीज़ें लिए हुए हैं, अलग अलग डाटा एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो इन अलग अलग डाटा एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम क्या होगा उसको करने का तरीका। तो देखिए हमारे पास C++ में एक ऑपरेटर है जिस ऑपरेटर का नाम है डॉट ऑपरेटर। इस डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल के डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लिखने का तरीका जो रहेगा, आपके वेरिएबल स्ट्रक्चर का नाम, वेरिएबल बन गया, स्पेस एलोकेट हो गया, मान लो इसमें 2 सेक्शन है, एक रोल नंबर और दूसरा नाम। तो अब आपके पास वेरिएबल के नाम के बाद आप लगाओगे डॉट ऑपरेटर और फिर उस डाटा एलिमेंट का नाम जिसको आपको एक्सेस करना है। फटाफट हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, इसके 2 वेरिएबल बनाए हमने, स्टूडेंट केशु, स्टूडेंट लक्षित। तो जब आपको स्टूडेंट केशु का रोल नंबर इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम में, तो केशु का रोल नंबर, तो आप क्या लिखोगे, केशु डॉट रोल नंबर। तो ये किसको एक्सेस करेगा, आपके पास केशु जो है वेरिएबल है उसकी मेमोरी में जो सेक्शन रोल नंबर के लिए था, ये स्टेटमेंट इस लोकेशन को एक्सेस करेगी। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक और वेरिएबल है लक्षित, तो जब आप लिखोगे लक्षित का नाम यानी लक्षित डॉट नेम, तो वहाँ क्या होगा, आपके पास ये वाला जो है एरिया जो है मेमोरी स्टोरेज लोकेशन है वो एक्सेस होगी। उसी तरीके से जब स्टेटमेंट होगी लक्षित डॉट रोल नंबर 15, तो क्या कर रहे हैं आप, लक्षित का रोल नंबर, तो आप इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था एक स्ट्रक्चर के डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस करने का तरीका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। एक और स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिया है टाइम। टाइम को कैसे लिखते हैं, आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो हमने यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें 3 डाटा एलिमेंट हमने ले लिए हैं। पहला एलिमेंट है हमारे पास, हमने यहाँ लिखा है मिनट, दूसरा आवर, सेकेंड। यहाँ लिखने से ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आउटपुट में जिस तरीके से लिखेंगे वो चीज़ वहाँ पहले दिखाई देगी। तो स्ट्रक्चर बन गया टाइम। तो इस टाइम के हमने 2 वेरिएबल यहाँ बनाए, पहला वेरिएबल T1, दूसरा वेरिएबल हमने बनाया T2। तो जब हम बात करते हैं T1.h यानी T1 जब आपके पास बना तो क्या हुआ होगा, मेमोरी के अंदर कितना बाइट, देखिए इंटीजर 4 + 4 + 4 यानी टोटल 12 बाइट का स्पेस आपको अलोकेट हो गया T1 के लिए। अब यहाँ पर है आपके पास सिमिलरली T2 के लिए भी 12 बाइट का जो है साइज जो है अलोकेट हो गया। इसमें आवर, मिनट और सेकंड, यहाँ ऑर्डर सेम रहता है जो यहाँ रहता है यूजुअली। तो यहाँ आप इस एग्जाम्पल में आवर को ऊपर कंसिडर कर लीजिएगा। क्लियर।
तो आवर, मिनट एंड दी सेकेंड। तो जब हम हमारे प्रोग्राम में कहीं भी लिखेंगे t1.hh तो हम यहाँ पे t1.hour इस लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। t1.mm यानी मिनट, इस सेक्शन को हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे। और t1.ss का मतलब हम सेकंड, जो सेकंड्स वाला जो पार्ट है आपके मेमोरी लोकेशन में ss वाला, उसको एक्सेस करेंगे। तो होप 2 एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। एक फटाफट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड की हमने iostream.h, conio.h। फिर हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ वेरिएबल, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा, पॉइंट। प्लेन मैथमेटिक्स सबने पढ़ा है 10th, तो प्लेन में एक पॉइंट जब हम लिखते हैं तो उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x और y। x की वैल्यू और y की वैल्यू ये बताती है कि पॉइंट जो है प्लेन में कहाँ होगा। तो इसलिए हमने यहाँ हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हमारा पॉइंट, यहाँ हमने इसमें 2 डाटा एलिमेंट लिए, इंटीजर x एंड द इंटीजर y। यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, यानी ये जो स्टेटमेंट थी स्ट्रक्ट पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ आकर क्लोज हो गई है। ये स्टेटमेंट यहाँ टर्मिनेट होती है। फिर आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। यहाँ हमने हमारे पॉइंट जो स्ट्रक्चर, नई जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप थी, नई डाटा टाइप थी, इस डाटा टाइप पॉइंट का एक वेरिएबल बनाया p1। क्लियर। अब देखिए p1 जो पॉइंट है आपके पास प्लेन में, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से होगा, p1 x y। ये है आपके पास जो है ये y की वैल्यू है और ये जो है किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। क्लियर। अब हमने लिखा सी आउट एंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p1 के एंटर करिए कोऑर्डिनेट्स। तो हमने एंटर किया सी इन p1.x p1.y। तो हमारे पास एंट्री हुई वैल्यूज 2 and 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सी आउट मिरर इमेज ऑफ पॉइंट p1 अगेंस्ट x एक्सिस। मिरर इमेज क्या होती है, शीशे में हमें क्या दिखता है, बिल्कुल रिवर्स। तो आपके पास ध्यान से देखिए, इसमें p1 पॉइंट जो था आपके पास कहाँ था, ये था आपके पास p1 पॉइंट। क्लियर। x एक्सिस पे अगेंस्ट जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो x की वैल्यू तो सेम यही रहेगी, क्योंकि यहाँ x जो एक्सिस है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, लेकिन y की वैल्यू यहाँ इस तरफ पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ यहाँ इस एक्सिस में नेगेटिव होती है। तो y की वैल्यू मिरर इमेज में क्या चेंज हो जाएगी, -y हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ डिस्प्ले किया p1.x - p1.y। /n न्यू लाइन के लिए, /t टैब के लिए, पिछले 11th में आप कर चुके हैं। तो देखिए आउटपुट क्या आएगी, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट p1 अगेंस्ट x एक्सिस इज 2 - 1। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम आपके कंसेप्ट को क्लियर करना बिल्कुल पसंद करेंगे। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है आप उसे देख पाएँ और घर बैठे पढ़ पाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।